रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स दो टाइप की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है कि जो अमाउंट, ऐसी कोई भी अमाउंट जो बिजनेस में या तो सेल ऑफ गुड्स से हमें रिसीव होती है या सर्विसेज की सेल से रिसीव होती है, वो रिसिप्ट्स होती है। कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कोई भी बिजनेस करते हैं तो या तो वो ट्रेडिंग करेगा या फिर अपनी सर्विस सेल करेगा। जैसे कोई ट्रेडर है, वो अपना गुड्स सेल करेगा तो जो उसको रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, वो रेवेन्यू रिसीट्स होगी उसकी। कोई डॉक्टर है, वो अपनी कंसल्टेंसी देकर जब फीस लेता है तो डॉक्टर की कंडीशन में क्या होता है, वो अपनी सर्विस सेल कर रहा है, सर्विस सेल कर रहा है, तो उसको जो कैश रिसीव हुआ है वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। उसके बाद आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? सिंपल वर्ड्स के अंदर जो अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। जैसे अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और जो ओनर होता है बिजनेस का, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में क्या करता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। या मान लो कोई एसेट सेल करता है, तो इस टाइप की जो रिसीट्स होती है वो कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आती है। मिस्टर राम है, उसने मान लो एक शॉप चालू की है या बिजनेस चालू किए है। सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने शॉप के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। मान लो उसने 5 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 5 लाख से उसने बिजनेस शुरू किए। तो ये जो 5 लाख है ये कहाँ से आए? उसके ओनर ने इन्वेस्ट किए, तो ये कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है। बिजनेस के अंदर मान लो कोई कार है, काफी टाइम से बिजनेस ओनर है जो अपने बिजनेस के लिए कार यूज में ले रहे हैं, उसको मार्केट में उसने सेल कर दिया 50,000 के अंदर। तो ये जो 50,000 उसको जो कैश रिसीव हुआ है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो रिसिप्ट्स दो टाइप की होती है, तो रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जो डे टू डे बेसिस के ऊपर अमाउंट रिसीव होती है, जो या तो गुड्स के सेल करने से या सर्विस के सेल करने से उसको रिसीव होता है। और कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है? अदर देन रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे बिजनेस का ओनर है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कोई फिक्स एसेट सेल कर देता है बिजनेस में से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। जो रिसिप्ट्स होती है उसको फाइनल अकाउंट के अंदर कहाँ दिखाते हैं? जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, जो रेवेन्यू रिसीट्स होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाई जाएगी। ईयर एंडिंग के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट, उसके अंदर क्रेडिट साइड के अंदर, क्रेडिट साइड के अंदर सेल, अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग हो रही है एंटिटी के अंदर, तो सेल ऑफ गुड्स आ जाएगा। मान लीजिए 10 लाख पूरे साल के अंदर उसने कैश रिसीव किया है या अमाउंट रिसीव किया है, तो वो सेल ऑफ गुड्स में आ जाएगा। या उसने सर्विस सेल की है तो सेल ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। तो इस टाइप से इसको फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं ईयर एंड के ऊपर। कैपिटल रिसीट्स है वो कहाँ दिखाते हैं? वो बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं उनको अफेक्ट करता है। कैपिटल रिसीट्स है बैलेंस शीट के अंदर, सपोज उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ओनर ने, या तो इनिशियली या फर्दर उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो जो एसेट साइड है, ये एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए उसने, तो वो कैपिटल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा या इस साइड में दिखाई जाएगी लायबिलिटी साइड के अंदर। कैपिटल लेकर रहे 10,000 या 10 लाख रुपीज, मान ले जो भी अमाउंट लेकर रहे वो लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। अब सेल ऑफ एसेट्स से अगर उसके पास मान लो कोई अमाउंट आती है, तो वो एसेट्स की जो वैल्यू है, मान लीजिए उसने कार सेल करी, कार उसकी बैलेंस शीट में पहले से 50,000 की आ रही थी, अगर उसने मान लो ये 50,000 रिसीव किए हैं, तो कैश के अंदर ये अमाउंट
इंक्रीज हो जाएगी। जो कैश है ना, मान लीजिए पहले उसके पास 5 लाख था, अब उसने कार सेल कर दी तो उसमें 50,000 ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना उसका कैश कितना हो गया, कैश हो जाएगा 5,50,000। क्यों 50,000 कहाँ से आया उसके पास है, 50,000 सेल ऑफ कार से आए, कार को बेचने से उसके पास आए। ये जो रिसीट्स होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती, इसका इफेक्ट होता है वो बैलेंस शीट के अंदर आता है। तो कैश इंक्रीज हो गया 50,000 से, और कार की जो वैल्यू है वो तो खत्म ही हो गई बिजनेस से, तो वो जीरो वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा कार यहाँ पर। इस टाइप से इसको कार का वैल्यू हो गया जीरो, और कैश की जो अमाउंट होगी 5 लाख पहले से ही था, 50,000 कार को सेल करने से उसको रिसीव हुआ, तो 5,50,000 उसके पास कैश हो गया। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स को जो दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर और P&L अकाउंट में या फाइनल अकाउंट के अंदर जो शो करते हैं वो इस टाइप से करते हैं। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर आर द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि अमाउंट जो एक्सपेंड करते हैं, या तो एक्सपेंड करते हैं या लायबिलिटी इंकर्ड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपेंड करना अमाउंट, लायबिलिटी इंकर्ड करना, क्या मतलब हुआ दोनों का। मान लीजिए आपके पास बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज से आपने कोई एक्सपेंसेज किया मार्केट में। मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर परचेज करने के लिए गए, कंप्यूटर लेकर आए, कंप्यूटर कितने का आया, 70,000 का, तो ये एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर आपने परचेज किया, ये एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो ये 1 लाख आपके पास बिजनेस में था, 70,000 आपने एक्सपेंसेज कर दिए, आप कंप्यूटर परचेज करके बिजनेस में ले आए, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर आर द अमाउंट स्पेंड, आपने ये स्पेंड कर दिया अपने पास से। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, आपके पास बिजनेस के अंदर जो कैश है, कैश इन हैंड, वो सपोज 10,000 है ओनली। अब आप ये चाहते हो कि मैं एक कंप्यूटर लेकर आता हूं मार्केट से, तो वो आता है 70,000 का, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर लेकर आ जाएंगे 70,000 का, और जो 70,000 है उसको आप 1 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको पेमेंट करेंगे। तो आपने क्रेडिट में परचेज कर लिया कंप्यूटर है, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर क्या इफेक्ट आया बिजनेस में, क्यों कैश तो आपने पे नहीं किया, कोई अमाउंट आपने स्पेंड नहीं करी, लेकिन आपने लाइबिलिटी एंकर्ड कर दी, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी एक क्रिएट कर दी। किसके अगेंस्ट में, आपने एसेट्स एक्वायर किया, उसके अगेंस्ट में 70,000 की लाइबिलिटी एंकर्ड कर दी। इसको एंकर्ड करना करते हैं लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर आर द अमाउंट स्पेंड, या तो कैश में आप स्पेंड करके आए हो, या लाइबिलिटी एंकर्ड, या आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। वो किसके अगेंस्ट में, या तो आपने कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर किए, या आपने कोई गुड्स परचेज किए, या आपने कोई सर्विसेज परचेज करी है, तो उसके अगेंस्ट में ये एक्सपेंसेज आपने पे किए या लाइबिलिटी एंकर्ड करी है। अब जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस के अंदर 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज, 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है, जैसे कैपिटल रिसीट्स हमने डिस्कस किया, उसी नेचर का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी 2 टाइप की रिसीट्स हमने डिस्कस करी, एक रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। उसी टाइप से कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, जो डे टू डे बेसिस के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसका इफेक्ट कहाँ आता है, या तो इसका इफेक्ट आता है कैपिटल परचेज करने के लिए, कोई कैपिटल गुड्स परचेज करने के लिए,
जैसे फिक्स एसेट्स आपने परचेज करी, कोई कार परचेज कर ली, ये जो एसेट्स होती है ये बिजनेस के अंदर रेवेन्यू अर्न करने के लिए सपोर्टिंग होती है। इनके बिना बिजनेस के अंदर अर्निंग पॉसिबल नहीं है, या बिजनेस नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा तो किसी मशीन से करेगा, तो मार्केट से अगर कोई मशीन लेकर आएगा तो उससे वो मैन्युफैक्चरिंग चालू करेगा, तो जो मशीन के ऊपर जो एक्सपेंसेज उसने प्लांट एंड मशीन जो परचेज किए हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो सारे कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी मेन जो उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो एक साल के अंदर वो खत्म नहीं हो जाती, उसकी इंपॉर्टेंस है वो एक साल से ज़्यादा चलती है। जैसे कैपिटल आपने कोई प्लांट परचेज किया तो वो एक साल के अंदर तो खत्म नहीं होगा प्लांट, वो एक साल से ज़्यादा चलेगा, आपका 10 साल तक चलेगा। तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि जो बिजनेस की रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे रीसेल के लिए हमने कोई गुड्स परचेज किया, हमारा ट्रेडिंग का काम है, हमने कुछ मार्केट से गुड्स परचेज किए, ये गुड्स लॉन्ग टाइम के लिए अपने को नहीं रखना। इसका पर्पज़ क्या होता है, विद इन ए ईयर इसको सेल करके हम नया गुड्स लेकर आएंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये जो गुड्स परचेज किया है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके अलावा जैसे सैलरी हमने पे करी, स्टाफ को सैलरी पे करी, या वेजेज पे करी हमने लेबर को, या ऑफिस का रेंट पे किया, फैक्ट्री का रेंट पे किया, ये जो एक्सपेंसेस है इनका नेचर देखिए विद इन ए ईयर ये खत्म हो जाते हैं, आगे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एक साइड में हम मान लो कोई कंप्यूटर परचेज करके लेकर आए थे बिजनेस के अंदर, तो उसका तो बेनिफिट हमें 2 साल 5 साल 10 साल के लिए हमें मिलेगा, और सैलरी है उसके अगेंस्ट में हम पे कर रहे हैं, या गुड्स हम परचेज कर रहे हैं रीसेल के लिए, उसका हमें इतने लॉन्ग टाइम तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका तो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, और गुड्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो विद इन ए ईयर वो खत्म हो जाएंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके जो बेनिफिट्स है, ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। एक थर्ड कैटेगरी आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर उसी टाइप से होता है कि बिजनेस के अंदर और प्रॉफिट अर्न करने के लिए या अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए इस टाइप के जो बेनिफिट्स लेने के लिए हम एक्सपेंसेज करते हैं। जैसे जो बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेज, एड के ऊपर जो एक्सपेंसेज किया हुआ है। मान लीजिए हम टीवी के अंदर ऐड देते हैं, टीवी के अंदर किसी आर्टिस्ट को उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको 5 करोड़ रुपीज हमने पे किया है। तो जो 5 करोड़ रुपीज इसके अंदर 6 महीने तक हमने ऐड दिया है टेलीविजन के अंदर, तो टीवी में जो ऐड आएगा वो 6 महीने तक आएगा, लेकिन इसका बेनिफिट होगा वो कब तक होगा, ये तो है नहीं कि 6 महीने बाद उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा और लोग भूल जाएंगे अपने प्रोडक्ट को। ये जो एक बार टेलीविजन में ऐड आ गया उनके माइंड में वो फिक्स हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेंगे इसको आगे 10 साल तक 5 साल तक उनकी मेमोरी में रहेगा, या 3 साल तक, यानी 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक उनकी मेमोरी में रहेगा और उसका हमें बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जो ऐड के ऊपर हमने 5 करोड़ रुपये जो एक्सपेंसेज या एक्सपेंड किए हैं, तो वो एक्सपेंसेज विद इन ईयर 1 साल में हम राइट ऑफ नहीं करते हैं। राइट ऑफ का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक साथ में बुक नहीं करते हैं, इसको करते हैं 3 साल या 5 साल जो एक्सपेक्टेड उसकी जो लाइफ है कि हमें इतने सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 5 साल तक मान लीजिए इसको ऐड का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 ईयर तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो एवरी ईयर 1 करोड़ रुपीज हम P&L अकाउंट के अंदर उसको राइट ऑफ करेंगे। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये क्या है, रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इसको हम दिखाते रहते हैं इसको।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैसे शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जब एक्सपेंसेज करते हैं एड के ऊपर 5 करोड़ रुपीज हमने एक्सपेंड किया, तो हम क्या करेंगे, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा 5 साल के लिए सपोज, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो जो एड एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, वहां पर 1 करोड़ इसी साल के अंदर बुक कर लेंगे। बाकी जो 4 करोड़ रुपीज है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, उसको शो करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर कितना करेंगे, टोटल 5 करोड़ एक्सपेंसेस किया, उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का इसी साल में हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी उसके एक्सपेंसेस बुक कर लिए हमने P&L अकाउंट के थ्रू। बाकी जो डिफरेंस है दोनों का वो आ जाएगा इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आएगा फिक्सिशियस एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। तो उसमें कितना आ जाएगा, 4 करोड़ रुपीज। मैंने बताया था कि जो फिक्सिशियस एसेट्स होती है वो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू आता है बैलेंस शीट के अंदर, इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये बैलेंस शीट के अंदर इस टाइप से फिक्सिशियस एसेट्स आ जाती है, इस टाइप से इसको शो करते हैं। एक टर्म आता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज क्या होते हैं, कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस में जो एक्सपेंसेज किए जाते हैं उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं वो सारे एक्सपेंसेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स, हमने सैलरी पे करी, रेंट पे किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हमने पे किए, ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये क्या जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस सपोर्टिंग होते हैं। अगर ये एक्सपेंसेस हम नहीं करेंगे तो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू अर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, स्टाफ होता है, सपोर्टिंग होती है, वो बिजनेस के अंदर सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपके पास ऑफिस नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है। तो ये रेंट हम पे कर रहे हैं। इसके अलावा मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेंसेज पे किए हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा मान लो कोई एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज जैसे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट 1 साल में तो हमें मिलेगा नहीं, उसका 10 साल तक हमें बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 1 लाख की कोई एसेट्स है अपने पास, कोई फर्नीचर या प्लांट कुछ भी है, 10 ईयर्स तक अपने को बेनिफिट मिलेगा इसका। तो एवरी ईयर इसका 10% है जो वैल्यू रिड्यूस होता रहेगा। तो एवरी ईयर 10,000 उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बुक करते रहेंगे डेप्रिसिएशन बोलकर। डेप्रिसिएशन के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये डेप्रिसिएशन होता है। तो एक्सपेंसेज के अंदर क्या आता है, एक डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। उसके अलावा मान लीजिए कोई करंट एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, लास्ट ईयर तक वो अपनी 10 लाख की थी बैलेंस शीट के अंदर, अब उसकी वैल्यू डाउन हो गई, 10 की जगह मान लीजिए वो 8 लाख की रह गई। तो ये जो लॉस हुआ है अपने को करंट एसेट्स के अंदर, तो उस एसेट्स के अंदर जो लॉस हुआ है उसको भी एक्सपेंसेज की कैटेगरी में डालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको बुक कर देते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो हमने गुड्स सेल किया मार्केट के अंदर, उनसे हमें रिकवरी करनी थी। तो रिकवरी हमें 10 लाख की करनी थी लास्ट बैलेंस शीट के अंदर। अब पता चले कि कोविड की वजह से वो 10 लाख नहीं होकर उसमें 2 लाख ऐसे डेटर्स है वो, या तो उनकी डेथ हो गई या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वो रीपेमेंट कर देंगे। तो वो जो 2 लाख है वो हमारा रिड्यूस हो गया, करंट एसेट्स हमारी रिड्यूस हो गई। तो ये क्या होगा, ये होगा बैड डेट्स, डूबत खाता जिसको बोलते हैं।
तो ये जो 2 लाख रुपीज़ है वो हमारे पैसे बेड डेट्स में चले गए, डूब गए पैसे, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बुक कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके डेबिट साइड के अंदर आएगा, एक्सपेंसेस साइड में इधर आएंगे बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन या सैलरी पर, जो भी इसमें सैलरी, परचेज, एक्सपेंसेस, वो सारे इस नेचर के जो एक्सपेंसेस नेचर के जो हैं वो सारे डेबिट साइड में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इस टाइप से इसको फाइनल जो बैलेंस शीट होती है उसमें शो करते हैं। अब इसमें दो टर्म और आती है, एक जैसे मान लो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर और एक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गया? एक्सपेंसेस पेड, आज की डेट हमने पे कर दिया है, एक्सपेंसेज है जो बिजनेस के एक्सपेंसेज है, रूटीन के एक्सपेंसेज है, हमने पे कर दिया, लेकिन वो एक्सपेंसेज नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेज हैं उसको प्रीपेड एक्सपेंसेज कहेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑफिस का हम रेंट पे कर रहे हैं, मंथली 5000 रेंट पे कर रहे हैं। अब जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि आप मेरे को 1 साल का एडवांस रेंट पे कर दीजिए, मेरे को अभी पैसे की अर्जेंसी है, आप फ्यूचर में एडजस्ट कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्च में हमने पूरे साल का मान लीजिए 10,000 पर मंथ उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो 1 साल का 1,20,000 हम मार्च में ही पे कर रहे हैं। तो ये जो मार्च में जो 120 हमने पे किया, ये एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया। वो किस साल से रिलेटेड है? वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेज होते हैं, जो प्रीपेड इस टाइप के जो होते हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंसेज की कैटेगरी में आते हैं। इसके रिवर्स, इसका अपोजिट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है? प्रीपेड का जस्ट रिवर्स होता है। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है कि हमने सर्विस तो ले ली है, मार्च तक सर्विस ले ली है, लेकिन हमने एक्सपेंसेज पे नहीं किए। एक्सपेंसेज एंकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेज एंकर हो गए, हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, हम पे करेंगे लेकिन आज पे नहीं कर रहे हैं। वो कब पे कर रहे हैं? वो नेक्स्ट ईयर में पे कर रहे हैं। तो इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी उस टाइम जो इस नेचर के एक्सपेंसेज हैं वो क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया। इस टाइप के एक्सपेंसेज हो गए वो आउटस्टैंडिंग, यानी ऐसे एक्सपेंसेज जो इस साल में इंकर्ड कर लिए, हमने लाइबिलिटी इंकर्ड कर ली, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, लेकिन हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से पे नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम उसको पे करेंगे, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया। ऐसे एक्सपेंसेज जो एक्सपेंसेज हमने पे कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं लिया, वो किस साल से रिलेटेड है? वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो आएगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इसके मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि कैसे इसको बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। पहले देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो कैसे शो करेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने रेंट पे किया, 1 साल का इकट्ठा ही पे कर दिया, 1,20,000, यह है एसेट साइड के अंदर। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होती हैं वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलकर 1,20,000 इस टाइप से दिखाते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो कैसे शो करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर? उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों के अंदर आएगा। कैसे आएगा? इस साल से रिलेटेड सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मंथली हम सैलरी पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़, अपने जो स्टाफ है उन सब का टोटल 1 लाख रुपीज़ है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 12, तो सैलरी हमने कितनी बुक कर ली? हमने सर्विस ले ली तो 12 लाख हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको बुक कर लिया। यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका।
लेकिन 12 लाख के अगेंस्ट में हमने मार्च की सैलरी अभी पे नहीं करी है। मार्च की सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपीज। वो कब पे करेंगे? वो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। लेकिन इसका बेनिफिट तो हमें इस साल में मिल गए हैं। तो सैलरी हमने 12 लाख रुपए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दी। एक्चुअल में हमने पेमेंट जो कैश पे किया है वो 11 लाख की है। तो जो 1 लाख जो हमने पे नहीं किया वो क्या है? वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो कब पे करेंगे? वो करेंगे नेक्स्ट ईयर में, अप्रैल में हमने पे कर दी। तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर हम पे करेंगे, शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी? 1 लाख रुपीज। ये हमने यहाँ पर लाइबिलिटी बुक कर ली। इसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, अप्रैल या मई, कभी भी इसका पेमेंट करेंगे। तो इस टाइप से इसको एक्सपेंसेस को, जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उनको फाइनल अकाउंट में शो करेंगे हम लोग।